नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, अभी हाल ही में आपने देखा कुछ समय से लगातार जो है रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। अब आप कहेंगे रुपए का अवमूल्यन का मतलब क्या हुआ? तो सीधी सीधी मैं बात में अगर बताऊं तो रुपए का अवमूल्यन का मतलब ये होता है कि रुपये का कमजोर होना या रुपये की जो वैल्यू है वह वैल्यू गिरना। तो रुपये की वैल्यू जब गिरती है तो उसे कहा जाता है डेफिसिट ऑफ रुपीस, ठीक ना, या रुपये का अवमूल्यन, ठीक है। अब रुपये का अवमूल्यन होता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव होता है, क्यों रुपये का अवमूल्यन हो सकता है, इस सभी तथ्यों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जुड़िए, जल्द से जल्द अपने अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिए। आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। ये रुपये ऑल टाइम जो है सबसे ज्यादा जो है लो हो गया है। बुधवार को जो है लगभग 89.99 तक पहुंच गया था, लगभग 90 रुपये के आसपास जो है रुपया जो है डॉलर के मुताबिक जो है हो गया था। इसका मतलब क्या हुआ इसके बारे में मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, फिर आगे हम लोग जो है बढ़ेंगे इस पे, ठीक ना। हालांकि अभी आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले लगभग 2-3 दिन पहले एमपीसी की बैठक भी हुई है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसमें निर्णय भी लिए गए हैं, 0.25 जो है कट भी किए गए हैं पॉलिसी रेट में। तो उसमें आप देखेंगे कि एमपीसी के जो बैठक हुआ है उसमें जो गवर्नर है आरबीआई के, केंद्रीय बैंक के, उनसे भी सवाल जवाब किए गए, पूछे गए इसके बारे में कि आखिर रुपया क्यों दिन प्रतिदिन जो है घटता चला जा रहा है, अवमूल्यन होता चला जा रहा है। तो उन्होंने इस पे कोई ज्यादा मतलब एक्टिव रूप से जवाब नहीं दिया और उन्होंने यही कहा कि यह कोई नया बात नहीं है, इस पे हम ज्यादा इसलिए गहराई से नहीं सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह मुख्य रूप से जनवरी के समय भी ऐसा चीजें देखने को मिली थी। 85 86 के आसपास चला गया था और फिर अगले महीने 84 83 के आसपास चला गया था। तो यह स्थिरता वाली चीजें हैं, यह कभी एक जैसे नहीं रहेंगी। अब क्यों अस्थिरता वाली है उनके वक्तव्य को भी हम लोग समझेंगे, यह इसमें क्या पॉइंट है। तो पहले अगर हम लोग देखें, पहले हम लोग समझेंगे कि रुपये का अवमूल्यन होता ही क्यों है। वास्तव में अगर देखा जाए तो रुपये का अवमूल्यन क्यों होता है, रुपये का अवमूल्यन का मतलब क्या है, ठीक है, यानी डेफिसिट ऑफ रुपीस क्या होता है। तो आपको पता है कि भारत में जो मुद्रा चलता है, भारत में जो मुद्रा चलता है वह क्या है, वह रुपीस है। वह क्या है, रुपीस है। ये आप सभी को पता है, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर देखा जाए, इंटरनेशनल लेवल पे, हालांकि मैं उस पॉइंट पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर किसी रुपए की, अगर किसी मुद्रा की, सॉरी रुपए की नहीं, अगर किसी मुद्रा की डिमांड होती है तो वह किसकी होती है, तो वह डिमांड होती है डॉलर की। किसकी? डॉलर की होती है। अब डॉलर कैसा है, तो डॉलर कहाँ का मुद्रा है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो डॉलर है यह मुख्यतः मुद्रा कहाँ का है, यह यूएस का है ना, अमेरिका का है, ठीक ना। इसमें आपने देखा होगा कि कभी कभी ये भी कहा जाता है कि यूएस जो है डॉलर गेम खेलता है या डॉलर वार करता है, या मुख्य रूप से ट्रेड वार कहा जाता है। अब बात आती है कि आखिर डेफिसिट ऑफ रुपीज क्यों होता है, ठीक ना, और डॉलर का मांग क्यों बढ़ जाता है, कारण क्या है। तो आपको पता है कि विश्व में, वर्ल्ड में सभी जगह या ग्लोबल लेवल पे सभी जगह एक जगह तो कोई वस्तु का उत्पादन होता नहीं है। एक जगह क्या सभी चीजें के सभी की चीजें मिल जाए, तो ऐसा संभव है नहीं। यानी वर्ल्ड में आप देखेंगे तो क्या होता है, ट्रेड होता है ना, व्यापार होता है। व्यापार किसका किसका हो सकता है, गुड्स का भी हो सकता है एंड सर्विस का भी हो सकता है, यानी वस्तुओं का भी व्यापार होता है और सेवा का भी व्यापार होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो उसमें अगर देखेंगे जब वस्तु और सेवा का व्यापार होगा, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि दो देश हैं, जैसे इंडिया हो गया और इंडिया से मुख्य रूप से अगर देखा जाए ब्राजील है, ठीक है, यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुख्य रूप से क्या करना है, व्यापार करना है। अब व्यापार किसमें होगा, तो व्यापार एक तो होता है विनिमय वाला पॉइंट, विनिमय वाला। अब विनिमय में जैसे पहले क्या चलता था, पहले होता था कि जो वस्तु है, जो गुड्स है, उसको एक्सचेंज किया जाता था। गुड्स जो होती है वो उसको एक्सचेंज किया जाता था। यानी पहले जो प्रणाली हुई करती थी, जब मतलब बहुत पहले जब राजाओं का वगैरह का शासन चलता था, तो उसमें आपने देखा होगा कि वस्तु प्रणाली चलती, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति 4 किलो गेहूं लेके गया और गेहूं की ले जाके दूसरा जगह दे दिया। उस व्यक्ति को किसकी आवश्यकता थी, उस देश को गेहूं की आवश्यकता थी, गेहूं ले लिया। उतने ही मात्रा में इस देश को जो है
किसकी आवश्यकता है, मान लीजिए कि मक्का को का आवश्यकता है, तो उससे क्या कर लिया, आयात कर लिया, ठीक है, उस मात्रा के अनुसार। लेकिन इसमें बड़ा जो है कंफ्यूजन वाला पॉइंट था, बड़ा जो है क्या था, कंफ्यूजन वाला पॉइंट था, ठीक है। तो यहाँ इससे जो है बढ़िया क्या किया गया, तो इससे बढ़िया आप देखेंगे तो एक उपाय किया गया एक्सचेंज के लिए। एक्सचेंज के लिए कौन सा उपाय आप देखेंगे, तो दो तरह का आपको दिखाई देगा एक्सचेंज में। एक तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जितनी भी मुद्राएं हैं, जितनी भी मनी है, मुद्रा है, उन सभी मुद्राओं का एक बास्केट लिया गया। क्या लिया गया, बास्केट लिया गया, है ना। और बास्केट में सभी मुद्राओं को रखा गया, जैसे डॉलर हो गया, येन हो गया, स्टार्लिन हो गया, ठीक है, स्टार्लिंग हो गया, फिर पाउंड हो गया, है ना, पाउंड हो गया आपका, ठीक ना। ठीक वैसे ही आप कह सकते हैं ये जो डॉलर, एन, स्टार्लिन, पाउंड हो गया, ठीक ना। फिर आप कह सकते हैं कि और भी जितनी भी मुद्राएं हैं, उन सभी मुद्राओं को लगभग एक बास्केट में रखा गया। अब इस बास्केट में दो तरह का प्रयोग होता है, यूज जो होता है वो दो तरह का होता है, ठीक ना। हालांकि उस पर मैं नहीं जाऊंगा। एक फ्लोटिंग होता है और एक जो है फ्लोटिंग और मतलब नॉन फ्लोटिंग होता है, और मतलब हल्का हस्तक्षेप होता है। खैर उस पॉइंट पे हम नहीं जाएंगे। तो जब मैं बताया कि ट्रेड वर्ल्ड लेवल पे जब होता है, व्यापार होता है, तो जैसे आपको अमेरिका से, जैसे इंडिया को अमेरिका से, यूएसए से कोई चीज मंगानी है, अब यूएसए में तो रुपये चलता नहीं है, तो क्या होगा, वहां पे किस चीज का वो कहेगा, आप हमको डॉलर में पेमेंट कीजिए और तब हमसे वो वस्तु लीजिए। जैसे अभी आपने देखा कि रक्षा जो प्रौद्योगिकी था, या मुख्य रूप से जो है डिफेंस सेक्टर में डील हुआ था, तो वह क्या किया, वह मुख्य रूप से ये कहा कि आप हमारे मुख्य रूप से डॉलर में पेमेंट कीजिएगा और उसे लीजिएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे कारक हैं, जैसे रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण की भी बात चल रही है, और सारी मुद्राओं की, उस टॉपिक में मैं नहीं जा रहा हूँ, एक सामान्यतः परिभाषा समझाने के लिए मैं प्रयोग कर रहा हूँ आपको, ठीक ना। तो ये समझिए कि यह ऐसा मुद्रा हो गया, यह कौन सी करेंसी हो गई, हार्ड करेंसी हो गई, हार्ड करेंसी हो गई। आपने इकोनॉमिक में पढ़ा होगा, ठीक है। यानी ऐसी मुद्रा हो गई जिसकी डिमांड पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे है, यानी कोई भी जो है, कोई भी देश जो है अपने पास जो है रिजर्व के रूप में क्या रखेगा, वह डॉलर को रखता ही रखता है। हालांकि भारत में भी रिजर्व के रूप में क्या क्या रखा जाता है वो आपने पढ़ा होगा, और मैंने इससे पहले के टॉपिक में पढ़ाया, कवर किया है, तो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो डॉलर को रखता है। डॉलर को क्यों रखता है, व्यापार करने के लिए। आईएमएफ भी लोन देता है, वर्ल्ड बैंक भी लोन देता है, तो किस में देगा, डॉलर में देगा, ठीक ना। तो डॉलर रखना जो है जरूरी होता है। बात समझ में आ गई। क्यों, क्योंकि व्यापार आपको करना है, तो डॉलर जो है मुख्य रूप से ये सारी चीजें हो गई। अब बात होती है कि रुपये का अवमूल्यन कैसे हो गया। अगर ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन रुपये का अवमूल्यन हो कैसे गया, तो देखिए रुपये का अवमूल्यन कैसे हो गया। तो जो रुपये का अवमूल्यन कैसे हो गया, जैसे मान लीजिए ये डॉलर है। अब भारत की अगर बात किया जाए, भारत के संदर्भ में यह जो डॉलर है, जो अमेरिकी डॉलर है, उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ गई, उसकी मांग जो है एकदम से जो है बढ़ गई। तो उसकी मांग जब बढ़ जाएगी, तो यह मान लीजिए आरबीआई के पास क्या रखा गया है, आरबीआई के पास डॉलर है। अब जो भी जा रहा है कह रहा है भाई डॉलर दे दो, बैंक के पास डॉलर रखा है, भाई डॉलर दे दो, पैसा ले लो, डॉलर दे दो, पैसा दे दो। अब इसका मतलब डॉलर की मांग बढ़ गई। तो जब किसी वस्तु का मांग बढ़ती है और इसकी सप्लाई कम है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये आप जानते हैं इकोनॉमिक में, इसका प्राइस जो है बढ़ जाएगा। अब इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, यह डॉलर के लिए 50 लोग लगे हैं लाइन में, 50 लोग रुपया देने के लिए तैयार हैं। कोई कह रहा है $1 दे दो, मुझसे 70 रुपया ले लो। कोई कह रहा है $1 दे दो, 80 रुपया ले लो। और कोई कह रहा है $1 दे दो, 90 रुपया ले लो। और डॉलर एक ही है, तो क्या करेगा, जो सबसे ज्यादा दाम दे रहा है, जो सबसे ज्यादा मूल्य दे रहा है, उसको दे देगा। दे देगा कि नहीं दे देगा, दे देगा। तो आसानी से जब दे देगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डॉलर की रेट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। अब बढ़ गई, इसका मतलब रुपये का मान जो है घट गया। रुपये का मान है जो है, या वैल्यू जो है, वह घट गया। अब रुपये की वैल्यू कैसी घट गई, रुपये की वैल्यू कैसे घट गई, एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लीजिए। जैसे पहले आप जो है 80 रुपया लेके जाते थे, तो $1 लेके चले आते थे, ठीक ना। 80 रुपया लेके जाते थे तो $1 आपको मिल जाता था, नोट अमेरिका का। अब आप जो है 90 गो रुपया लेके जा रहे हैं, तब जाके $1 मिल रहा है। इसका मतलब आपका रुपये की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई।
दूसरे शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो पहले 80 रुपया में वहां की कोई $1 की वस्तु को आप खरीद सकते थे। जैसे मान लीजिए कि कोका कोला हो गया, या सपोज दैट जो है मान लीजिए कि आपसे अगर कहा जाए तो मान लीजिए कि तेल ही 80 रुपया का खरीद लिए। 80 रुपया का मतलब तेल खरीदे तो $1 वहां पे मिलता है, ठीक है। $1 मिलता है तो आसानी से 80 रुपया दे के $1 को वहां पे आपने खरीद लिया। लेकिन अवमूल्यन हो जाने से क्या होगा, आपका $1 जो है वो 90 रुपया के बराबर हो गया। इसका मतलब आप उसी के लिए, सेम वही चीज के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, 90 रुपया देना पड़ेगा। इसका मतलब एक ही डॉलर है लेकिन 90 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ रहा है। तो एक ही चीज के लिए आपका जो है पेमेंट ज्यादा करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके रुपये का जो है डेफिसिट हो गया, यानी आपका रुपया जो का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, गिर गया। अब रुपये की वैल्यू जब गिर जाती है तो प्रभाव क्या पड़ेगा। हालांकि यही एक कारण नहीं है जिसके कारण हो जाता है, टैरिफ भी है और भी सारे चीजें हैं जिसके कारण जो है आप देख सकते हैं ब्याज रेट भी होता है, इंटरेस्ट रेट भी होता है, जिसके कारण ये सभी चीजें प्रभाव इस पे पड़ता है। अब इसके कारण प्रभाव क्या पड़ेगा, अब इसके कारण जो है आप देखेंगे इसमें मुख्य प्रभाव आपको दिखाई देगा आयात और निर्यात में। आयात और निर्यात में भारत के संदर्भ में अगर देखेंगे, भारत का रुपया जो है क्या हो गया, 90 रुपया पहुंच गया। यानी $1 कोई लेगा, 90 रुपया फटाक से बजा लेगा। अगर हम अमेरिका से आए हैं और $1 लेके आए थे तो पहले 80 रुपये मिलता था, अब $1 लाएंगे तो हमको 90 रुपये मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई विदेशी आएगा यहाँ की वस्तुओं को खरीदने आएगा तो क्या होगा, पहले $1 देता था तो 80 रुपये की वस्तु को लेके जाता था। अब $1 में 90 रुपया की वस्तु उसको आसानी से मिल जा रहा है, तो क्या कहेगा, चल चल भाई भारत चल, $1 देंगे, 90 रुपए का सामान उठा लाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो, क्यों, क्योंकि वहां के रुपये में डेफिसिट हो गया है, रुपये का वैल्यू कम हो गया है। रुपये की वैल्यू कम हो गया, इसका मतलब ये जो है हमारे लिए वह चीजें सस्ती हो जाएंगी। तो यह निर्यात जो है वो क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। भारत का निर्यात जो होगा वो सस्ता हो जाएगा। अब निर्यात सस्ता होगा तो निर्यात की मांग जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर क्वालिटी सही है तो, क्वालिटी सही है तो क्या होगी, मुख्य रूप से उसकी मांग जो है बढ़ जाएगी। क्यों मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि यह सस्ता हो गया है। जैसे अमेरिका कोई व्यक्ति रहता है और विश्व में पूरा वह भ्रमण करता है, मार्केट करता है, बिजनेसमैन है, और देखता है कि भारत में पहले जो है मैं $50 लगाता था तो $50 गुणे 80, यानी 50 गुणे 80 मतलब हो गया कि 4000 की कोई वस्तु थी, उसको मैं लेके आता था, 4000 वस्तु का व्यापार करता था। अब मैं $50 ही दूंगा, लेकिन कितना, 4500, यानी 4500 की वस्तु मैं आसानी से लेके चला आऊंगा। तो क्या करेगा, वो तो सीधे मंगाएगा ना भारत से वस्तु, कहेगा अरे भाई चल डॉलर देते हैं लेके आते हैं। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे निर्यात बढ़ेगी। अब आपकी सप्लाई चेन सही हो, प्रोडक्शन सही हो, तो एक दिशा से आप देख सकते हैं कि डॉलर भी आपके कोष में आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके यहाँ मांग इतनी ज्यादा है कि रुपये का जो है डेफिसिट हो रहा है, तो निर्यात क्या हो गया, सस्ता हो गया, और मांग जो है महंगा हो गया, मतलब मांग बढ़ गया। अब भारत के संदर्भ में भारत के आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भारत के आयात पर थोड़ा सा प्रभाव देख लेते हैं। पहले हम लोग जो है 80 रुपया देते थे तो वहां से $1 का कोई वस्तु खरीद लाते थे अमेरिका से। अब उसी के लिए क्या होगा, 90 रुपया हमको देना पड़ेगा, ठीक ना। जैसे 400 का अगर कोई वस्तु था पहले तो 80 पचे 400, $5 हम दे देते थे, हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा, अब यह मुख्य रूप से 400 नहीं बल्कि 90 से अगर देखेंगे तो क्या होगा, और ज्यादा मुख्य रूप से देना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे आयात क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। आयात क्या हो गया, महंगा हो गया। कहेगा कि चल भाई पहले जो है 80 रुपया था $1 का, तो $5 लेके आराम से एक वस्तु लेके आ जाते थे। लेकिन अब डॉलर जो है वो मुख्य रूप से उसकी मतलब वैल्यू बढ़ गई और रुपये की वैल्यू कम हो गई, रुपया डेफिसिट हो गया। तो रुपये का जब डेफिसिट हो गया, कमी हो गई, अवमूल्यन हो गया, तो उसमें क्या हो गया, हम उसके पास लेके जाएंगे तो कितना है, चकड़ी चौनी लगे आया है, चलो कोई बात नहीं, इतना ही सामान मिलेगा तुमको, उतना नहीं मिलेगा। तो मात्रा कम हो गई कि नहीं हो गई, तो आयात क्या हो गया, महंगा हो गया, ठीक है। आयात महंगा हो जाएगा और सीधे सीधे क्या होगी, मांग तो अलग बात है, लेकिन इस पे क्या होगा, सीधे आयात अगर महंगा महंगा हो गया, इंपोर्ट महंगा हो गया, और अधिकतर चीजों का हम इंपोर्ट करते हैं, आपने देखा होगा ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सबसे ज्यादा इंपोर्ट भारत करता है अधिकतर वस्तुओं का। तो उसमें अगर देखेंगे, अगर इंपोर्ट महंगा हो गया, आयात महंगा हो गया, तो आपका ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्रेड डेफिसिट हो जाता है, व्यापार घाटा हो जाता है। और व्यापार घाटा होगा तो जो करेंट अकाउंट है, करेंट अकाउंट है
उसमें भी क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा, यानी उसमें भी घाटा हो जाएगा। और अंततः जब उसमें भी घाटा होगा तो बीओपी पर प्रभाव पड़ेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पर जो है प्रभाव पड़ेगा, और यह अंततः अगर देखा जाए तो इसमें क्राइसिस भी इसको झेलना पड़ सकता है। तो यह सारी चीजें हैं, लेकिन अभी जो है जो कंडीशन चल रहा है इसमें ऐसी सारी चीजों की बात नहीं कही गई है। हालांकि अवमूल्यन हो रहा है लेकिन फिर भी आरबीआई के द्वारा ये सारी चीजें जो है नहीं कही गई है। तो 90.3 जो है 4 के आसपास पहुंचा हुआ था। यह अमेरिकी टैरिफ और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण हुआ था। तो रुपये का अवमूल्यन क्या है, मैं अभी आपको बताया कि रुपये के अवमूल्यन का मतलब है कि विदेशी मुद्राओं विशेषकर अमेरिकी डॉलर, हालांकि अभी आपने कुछ समय पढ़ा होगा पहले नीर और रीर के बारे में, ठीक ना। तो नीर और रीर में भी आपने देखा कि बहुत सारे ऐसी मुद्राएं हैं जो है टोकरी में, उसमें भी देखा उसमें से भी सबसे ज्यादा एक जापानी मुद्रा को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी मुद्राएं हैं वह भारत से है रुपया जो है अवमूल्यन ही है, डिफिसिट ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अवमूल्यन का मतलब कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया जो है उसके मूल्य में क्या हो गई है, गिरावट हो गई है। यानी बाजार की मांग पूर्ति शक्तियों द्वारा ये क्या होता है, प्रेरित होता है। तो क्या ये हमेशा रह सकता है, तो ऐसा नहीं है, यह मुख्य रूप से डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंडेबल होता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको बीपीएससी मेंस देना है, बीपीएससी 71वीं अगर प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं आसानी से रजिस्ट्रेशन करके। 90 दिवसीय जो है गहन मेंस टेस्ट सीरीज ये प्रोग्राम है जिसमें अलग अलग जो है एक्सपर्ट हैं, मेंटरशिप जो है आपको मिलेगा, मेंटर्स जो है मिलेंगे, इनके द्वारा से आप आसानी से जो है मुख्य रूप से मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके परचेज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका सकारात्मक प्रभाव मैंने बताया, निर्यात को बढ़ेगा, उच्चतर धन प्रेषण मूल्य होगा, मतलब अनिवासी भारतीयों को प्रति डॉलर अधिक रुपए प्राप्त होंगे जिससे धन प्रेषण प्रवाह बढ़ता है। मैंने बताया है कि उधर से क्या आएगा, जब आएगा पैसा तो डॉलर यहाँ पे आने लगेगा, ठीक है, अनिवासी भारतीयों के द्वारा। घरेलू विनिर्माण को समर्थन मिलेगा, मतलब कैसे, महंगे आयात से क्या होगा, महंगे आयात होगा तो बाहर से लोग कम जो है मंगाना कम कर देंगे, और उस समय अगर जो है लोकल इंडस्ट्री जो है उसको बूम किया जा सकता है, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाया जा सकता है, जिससे स्थानीय उत्पादन जो है वो बढ़ सकता है, उसको बढ़ावा मिल सकता है। नकारात्मक प्रभाव भी मैंने बताया आपको कि आयातित मुद्रास्फीति हो सकती है, जैसे कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, उर्वरक, अन्य आवश्यक जो आयात है वो क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, ठीक ना। सबसे ज्यादा कच्चा तेल, आभूषण वगैरह, तो ये महंगे हो जाएंगे तो मुद्रास्फीति का जो है सामना किया जा सकता है। उच्चतर बाह्य ऋण बोझ भी बढ़ जाएगा, जैसे जो ऋण पहले लिया जाता था वो कम में मिल रहा था, लेकिन वही डॉलर का वैल्यू बढ़ जाने के कारण वही ऋण जो है महंगा हो जाएगा, ठीक ना। अब इससे क्या होगा, चालू खाता घाटा होगा, आयात बिल घाटा होगा, ये सारी चीजें होंगी। पूंजी पलायन जोखिम हुआ, पूंजी पलायन जोखिम मतलब लंबे समय तक अगर ऐसी स्थिति बनी रहती है तो क्या होता है, कमजोर रहने से निवेशकों का विश्वास कम हो जाता है और पूंजी वो अपने निकाल के भागने लगते हैं फिर, ठीक ना, यानी जो स्टॉक मार्केट है उसमें से। फिर कम उपभोक्ता क्रय शक्ति, यानी महंगे आयात से क्या होगा, घरेलू मांग जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब आयात महंगा हो जाएगा तो सीधे सीधे घरेलू डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अवमूल्यन और मूल्य ह्रास में अंतर क्या है, तो मूल्य ह्रास का मतलब मुद्रा मूल्य के बाजार में संचालित गिरावट हो जाता है। फ्लोटिंग और प्रबंधित फ्लोटिंग सिस्टम भारत जो है यह मुख्य रूप से कार्य करता है, मैंने अभी आपको शुरू में बताया। और एफपीआई बहिर्वाह, उच्च आयात, मुद्रास्फीति, वैश्विक झटके या बढ़ता चालू खाता घाटा से यह मुख्य रूप से यह खुद केंद्रीय बैंक के द्वारा यह डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन यह जो अवमूल्यन है यह मुख्य रूप से देखा जाए तो सरकार या आरबीआई जानबूझकर मुद्रा मूल्य जो है कम कर रही है। यह निश्चित पीरियड विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत आता है और इसका उद्देश्य क्या होता है कि निर्यात को बढ़ावा जाए और व्यापार घाटे को कम करने के लिए ये सारी चीजें भी की जाती है। फिर बड़े एफबीआई प्रवाह, निवेशकों में देखा जाए तो 2025 से 1.48 लाख करोड़ से अधिक की निकासी इसमें लोगों ने कर लिया है। क्यों? क्योंकि वैश्विक अनिश्चितता के कारण जब ज्यादा समय तक यह किसी रुपये का किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन रहता है तो वहां से निवेशक जो है डायरेक्ट अपने पैसे को जो है फ्लाइट करा लेते हैं। उसका कारण यह है कि ताकि वो जोखिम से बच पाए। इसलिए भारत अमेरिकी व्यापार जो समझौता है उसमें देरी के चलते ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। व्यापार घाटा में देखेंगे तो 2025 में निर्यात में 11.8 की गिरावट देखने को मिली, आयात में वृद्धि देखने को मिल रही है, सीधे सीधे संकेत दे रहा है व्यापार घाटे का, ठीक ना। सोने के आयात में वृद्धि देखते हुए कच्चे तेल की कीमतों में आयात मुख्य रूप से यह किया जा रहा है, उसमें वृद्धि होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके कारण ये सभी आपको दिखाई दे रहा था। फिर मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर
दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।